स्मॉग, ग्रैप, आर्टिफिशियल रेन, इससे कोई इलाज नहीं आया ना पोल्यूशन का? पॉल्यूशन जो है एक लीगेसी प्रॉब्लम है, जो कि कहीं ना कहीं पिछली सरकारों की लापरवाही का नतीजा है। पॉल्यूशन को आपको बहुत ही समग्र दृष्टि से काम करने की ज़रूरत थी। जहां आपको धूल पे भी काम करना है, जहां आपको हवा पे भी काम करना है, जहां पे आपको पानी पे भी काम करना है। आम आदमी पार्टी तो कहती है आप कूड़े का पहाड़ एक जगह से उठा के दूसरी जगह फेंक देते हैं और अनप्रोसेस्ड कूड़ा होता है। हमने इनको प्रोसेस करना शुरू किया, हमने बायो माइनिंग शुरू करी, जो पहले 5,000 मीट्रिक टन पे होती थी, आज उसको हमने 30,000 पे लेके आए डेली का। आपकी पार्टी ने तो कहा था इलेक्शन के बाद हम खोल देंगे, सारी जनता आ जाएगी, देख सकते हैं कि क्या हुआ, शीश महल कैसे था, खोला क्यों नहीं अभी? आपने किस तरीके से झुग्गी वासियों को घर नहीं दिए, उनको बेसिक फैसिलिटी नहीं दी। आप अपने लिए आलीशान घर बना करके मार्बल और एक एक महंगी महंगी चीज़ें लगा के बैठते हैं। वो एक ऐसा सफ़ेद हाथी है जिसको ये समझना बड़ा मुश्किल है कि उसका उपयोग क्या किया जाए। आपने विपक्ष पर इतने आरोप लगाए कि करप्शन, लेकिन कोई इंक्वायरी तो हो नहीं रही, ना कोई जेल गया है। केजरीवाल जी भी जाके कैंपेन कर रहे हैं देश भर में, गोवा में गए थे अभी। बेल पे छूटे। बेल का मतलब ये नहीं है कि आप का आरोप जो है वो ख़त्म हो गया है। प्राइमरी स्कूल तक के लिए लोगों को डोनेशन देना पड़ता है, एडमिशन होती नहीं है और इतनी महंगी महंगी फीस। दिल्ली के सरकारी स्कूल जिस शिक्षा मॉडल की वो लोग बात करते थे, उस लेवल पे नहीं लाया गया कि जिसमें एक व्यक्ति चाहता था कि मेरा बच्चा इसमें पढ़े। अब वो मोहल्ला क्लिनिक को आपने बोर्ड लगा दिया आयुष्मान आरोग्य मंदिर, क्योंकि कहते हैं कि जान के मंदिर लिखा है। मुसलमान भी तो जाना चाहता है लेकिन हेजिटेट करेगा ना। नज़र में ही फ़र्क है, जिसकी नज़र देखना ही नहीं कुछ अच्छा चाहती। आप बताइए कौन सी अच्छी बात को वो कह रहे हैं कि ये अच्छा हुआ। वो जो बने हैं शौचालय, उनकी सफाई नहीं होती, तो यू कैन सी शौचालय है, साइड में लोग रोड पे शौच कर रहे हैं। अगले साल 1.5 साल के अंदर दिल्ली के इन सभी टॉयलेट्स को अपग्रेड करके साफ सुथरा बना के हम दिल्ली की जनता को सौंपेंगे। This episode is powered by easemytrip.com. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Today my guest is the Chief Minister of Delhi, Rekha Gupta. We have 28 states in the country and just 2 women chief ministers. It is a tough state to govern. Delhi is a city-state with multiple layers of government. The Prime Minister, the President, Cabinet Ministers, the Service Chiefs, the Intel Chiefs, and about 35 million people live here in the National Capital Region. The BJP came to power in Delhi in 2025 after 27 years. The people of Delhi are pretty unforgiving for mistakes made by the party they elect. They got rid of the Congress party lock, stock and barrel, replaced them by the Aam Aadmi party, and then totally wiped them out to bring in the BJP. But it's been a not-so-easy 1 year for the Chief Minister, Rekha Gupta. She's no shrinking violet, though. She takes on her detractors, accepts challenges, and works on suggestions. There are literally mountains of problems in governing this state of Delhi. So let's get talking. Rekha ji, धन्यवाद. आप हमारे शो में आए, ANI के पॉडकास्ट में आए. धन्यवाद आपका आने का. मुख्यमंत्री बने हुए लगभग 1 साल हो गए आपको. आप अपने कामकाज को आप कैसे आंकती हैं? मुझे लगता है कि इस 11 महीने के कार्यकाल में हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि जो काम अभी तक अटके हुए थे, लटके हुए थे या भटके हुए थे, उनको किया जाए। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली के हर एक यहाँ के रेजिडेंट की समस्याएं थी, आशाएं थी, आकांक्षाएं थी, उनको उस फ्रेमवर्क में ड्राफ्ट किया जाए, जिसे पॉलिसी कहा जाए, उसको फिर ज़मीन पे उतारा जाए और लोगों के लिए उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इस 11 महीने में कुल मिलाकर के सरकार को खड़े करने का काम हमने किया, एक वर्किंग मोड पे लाने का काम हमने किया। ये 11 महीने का टाइम बहुत कम है कि मैं इसे कहूँ कि आकलन की दृष्टि से यदि कहूँ, पर कोशिश ये रही कि हम दिल्ली की समस्याओं पे काम करें और जो कि लॉन्ग रन में उसका इम्पैक्ट दिखाई दे। पर लेकिन जब आपकी पार्टी ऑपोजिशन में थी तो क्या आप उस वक्त आप लोगों ने पॉलिसी बना के तय नहीं किया हुआ था कि जब हम आएंगे तो डे 1 से हम स्टार्ट करेंगे? किया, बहुत सारी योजनाओं को हमने देन एंड देयर वहीं से पहले दिन जब 20 फरवरी
को हमने 2025 में शपथ ली, उसी दिन से हमने, जैसे आयुष्मान योजना थी, सेम डे इम्प्लीमेंटेड दैट स्कीम, जिसमें हमने 10 लाख का हेल्थ कवर दिल्ली की जनता को दिया। हमने वय वंदन योजना को सेम डे लागू किया और इसी तरीके से जो काम ऑलरेडी डिसाइडेड थे उनको किया। पर जिस तरीके से दिल्ली की समस्याओं को समाधान मिलना चाहिए था वो पिछली सरकारों ने बिल्कुल भी नहीं किया। उसकी रियलाइजेशन हमें तब हुई जब सरकार के अंदर रह कर के ये ध्यान आया कि जिस शिक्षा मॉड्यूल को वो चर्चा करते थे, जिसकी बातें वो कहते थे, वो धरातल पे कुछ था ही नहीं। जिस हेल्थ केयर सिस्टम की वो बात करते थे वो धरातल पे लोगों के काम का था ही नहीं। तो वहाँ उसे लगा कि कहीं ना कहीं जीरो से शुरू करके उसको ड्राफ्टिंग की जाए। पॉल्यूशन के दिशा में कभी दिल्ली सरकार ने स्टेप नहीं उठाए, पॉलिसी नहीं बनाई, आपकी योजनाएं नहीं बनी। वो चीज़ें कहीं ना कहीं सरकार में आते ही करने का जो काम था वो हमने किया। मैं एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स पे आती हूँ। आपने हेल्थ केयर के बारे में कहा, वो सब मैं आती हूँ, पर पहले तो पोल्यूशन, उन्होंने तो ग्रैप लगाया था, ऑड इवन किया था। आपकी सरकार जब आई आपने भी वही किया कि स्मॉग, ग्रैप, आर्टिफिशियल रेन, ये सब आपने भी वही किया, लेकिन इससे कोई इलाज नहीं आया ना पोल्यूशन का। देखिए, पॉल्यूशन जो है एक लीगेसी प्रॉब्लम है जो कि कहीं ना कहीं पिछली सरकारों की लापरवाही का नतीजा है। आप ये समझिए कि पॉल्यूशन को अगर हम केवल देखेंगे कि एक हवा साफ़ होनी चाहिए, उस दृष्टि से सोचेंगे तो ये रिजल्ट नहीं दे पाएगी। पॉल्यूशन को आपको बहुत ही समग्र दृष्टि से काम करने की ज़रूरत थी, जहाँ आपको धूल पे भी काम करना है, जहाँ आपको हवा पे भी काम करना है, जहाँ पे आपको पानी पे भी काम करना है। और इस 11 महीने में हम उस सब की योजना बनाते हुए क्या लॉन्ग टर्म आपके स्टेप्स हो सकते हैं, क्या मीडियम स्टेप्स आपके हो सकते हैं, क्या शॉर्ट टर्म आप रिलीफ दे सकते हैं। तो ये जो आप बात कर रही हैं, स्प्रिंकलर्स की बात कर रही हैं, आप एंटी स्मोगन की बात कर रही हैं, या आप मिस्ट की बात करें, तो ये सारे जो हैं ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है। पर ये तो साइंटिफिक भी नहीं है, जो आपको सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ दे सकते हैं। परंतु सही मायने में क्या होना चाहिए था? सही मायने में आपका डस्ट मिटिगेशन पे काम होना चाहिए था। जो पहले लैप्स रहा उसको आते ही हमने पूरा योजनाबद्ध तरीके से कि दिल्ली में जितने किलोमीटर सड़कें हैं, हम इस साल में कितनी सड़कों को वॉल टू वॉल कारपेटिंग कर लेंगे, अगले साल कितनी करनी है, जितनी दिल्ली में सेंटर वर्ज हैं उन सब पे प्लांटेशन का काम कितना इस साल करना है, कितना अगले साल पे लेके जाना है, उस सब को हमने मीडियम टर्म अपने स्टेप्स के माध्यम से किया। व्हीकुलर एमिशन है वो बहुत बड़ा पॉल्यूशन का कारण बनता है, पर सरकार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जिस हद तक लेके जाना चाहिए था वो कभी नहीं पहुंच पाया। आज यदि हम जब आए और हमने इसे प्लान किया कि आपकी 100% पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट जो है वो ईवी पे होनी चाहिए, जीरो एमिशन पे होनी चाहिए, फ्यूल पे होनी चाहिए, तो उसकी प्लानिंग की आज ही हमने ऑर्डर प्लेस किए कि आपको इस साल के आखिरी तक कितनी बसेस करनी है। आज वर्तमान में लगभग 3600 बसेस जो है वो आपकी ईवी बसेस दिल्ली में चल रही है, जिसमें से हमने अपने सरकार के आने के बाद में 1700 बसेस जोड़ी हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे जो काम करना चाहिए उस पे हमने आज काम किया। मेट्रो के जो आगे के फेजेस हैं उसके लिए फंडिंग आज से हमने दी, उसको सैंक्शन आज से हमने दी। 5 साल लग जाएंगे बनते बनते। काम अगर आज आप नहीं उसको सैंक्शन देंगे तो 5 साल बाद भी नहीं बनेगा ना जी। आज हमने उसको सैंक्शन दिया, आज उस पर हमने 5000 करोड़ का फंड उस पर लगाया, जिसमें से कि 8000 करोड़ तो अभी पिछली सरकार के टाइम के हमें देने हैं, जिसमें से 2700 करोड़ की पेमेंट मैंने अब आने के बाद दी है। तो हमारे ध्यान में क्या है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के जो माध्यम है, चाहे वो आपकी बसेस है, चाहे वो मेट्रो हैं, चाहे लास्ट माइल कनेक्टिविटी के आपके ऑटोज़ इत्यादि हैं, ई ऑटोज़, उन सब पे आज हमें काम करना पड़ेगा। ईवी पॉलिसी आज लानी पड़ेगी ताकि उसका इफेक्ट आने वाले 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में दिखाई देने लगेगा। पड़ेगी मतलब 1 साल तो हो गया है रेखा जी, कब तक हमने ईवी के, मैंने जैसे कहा, ईवी बसेस के ऑर्डर हमने प्लेस कर दिए, शेयर टैक्सी की परमिशन हमने दी है, मेट्रो स्टेशंस होते हैं उसके ऊपर हमने जो है साइकिल्स प्रोवाइड की है, हमने ई बाइक प्रोवाइड की है ताकि लोगों की लास्ट माइल कनेक्टिविटी ठीक हो। और जो सड़कों पे आज भी आपके व्हीकल्स जिसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेशन नहीं है उसको हमने बहुत सख्ती से उसका क्रियान्वयन किया। और जो बाहर से जो गाड़ियाँ आती हैं, हर चीज़ का स्मिता जी, हर चीज़ को हमें काम करना होगा। मैंने कहा ना 360
डिग्री पे आपको सरकार को मूवमेंट करनी पड़ेगी, हर एक्सपेक्ट पे आपको काम करना पड़ेगा। अभी तक दिल्ली में आपके कमर्शियल व्हीकल्स के लिए फिटनेस सेंटर ही नहीं थे। आपकी दिल्ली के व्हीकल्स को बाहर जाकर के फिटनेस करवानी पड़ती थी। आज हमने दिल्ली में 3 ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स को फाउंडेशन स्टोन उसका किया है, 5 और को हमने फंडिंग कर दिया, उसका सैंक्शन दे दिया है। तो ये जब तैयार होंगे साल भर में, 1.5 साल में, तो आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली का हर एक कमर्शियल व्हीकल अपनी फिटनेस सर्टिफिकेट ले पाएगा, उस पर काम कर पाएगा। आज हमने ईवी पॉलिसी का पूरा ड्राफ्ट बना लिया है, उसको जिस दिन हम रिलीज़ कर देंगे उसके बाद से मैं आपको ज़रूर ये भी बताना चाहूँगी कि पिछली सरकार के टाइम पे उन्होंने ज़रूर ईवी पॉलिसी की बात की, पर किसी को 1 रुपये का भी फंडिंग नहीं किया। आज उस हेड में भी 40 करोड़ का पुराना पेमेंट हमने आकर के उसको रिलीज़ किया है और लोगों को दे रहे हैं हम। तो ये सारे वो स्टेप हैं जो आपको हर दृष्टि से, आपको डस्ट मिटिगेशन पे काम करना है, आपको ट्रांसपोर्टेशन पे काम करना है। डस्ट मिटिगेशन होता तो है नहीं, बिल्डर सारे जो हैं फ्लैट बनाते हैं, सारा मलबा रोड पे डाल देते हैं और वो उड़ता रहता है। और बिल्डर के छोड़िए, एमसीडी वाले भी दे विल डिग अप अ रोड और वो वहाँ पे पाइप लगाएंगे, उसके बाद वो रोड को रिपेयर कर देंगे, क्योंकि आपकी नहीं तो स्क्वाड आ जाएगी देखने के लिए, वो उसको ऊपर से बंद कर देंगे और सारा मलबा रोड पे ही पड़ा रहता है। देखिए, ये दिल्ली का वर्क कल्चर था। आज उस दिल्ली के वर्क कल्चर को बेहतर करने के लिए हम काम कर रहे हैं। आप मानिए कि दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते मैंने दिल्ली के सभी इंजीनियर्स को, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीडीए, सबको बुला करके हमने उनका वर्कशॉप कराया 1 दिन का, जिसमें ये कहा गया कि भाई आपको वॉल टू वॉल कारपेटिंग करनी है, आपको डक्टिंग करके सड़कें बनानी चाहिए, ताकि जब भी आपको पानी की लाइन या इलेक्ट्रिसिटी वायर्स पे काम करना हो तो उस डक्टिंग में से उसको लेकर के जाइए, क्योंकि बार बार खुदाई की, एक विभाग सड़क बना रहा है, दूसरा खोद रहा है। ये तो कल्चर ही था हमारा, पर कभी किसी ने इसको सीरियसली लिया नहीं। आप वर्कशॉप्स करती होंगी, लेकिन वो शायद आपसे या तो डरते नहीं है या फिर आप सेल्फी लेके वो चले जाते हैं, क्योंकि अभी भी हो रहा है मैम। देखिए, मैं वही बताना चाहती हूँ कि 11 महीने की सरकार से आप बात कर रही हैं। 11 महीने की सरकार के रिजल्ट, आज आप टेंडर प्रक्रिया में हैं। आपको इलेक्शन नहीं जीतना चाहिए था ना। जब बीजेपी इलेक्शन जीती है तो एवरीबडी एक्सपेक्ट्स कि मोदी जी हो या रेखा जी हो, पहले दिन से काम हो जाएगा। ये इसे हम सौभाग्य कहें कि दिल्ली की जनता को हमसे इतनी एक्सपेक्टेशन है कि हम काम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए, और मैं भी यही मानती हूँ कि हमें काम करना है। और इसीलिए बिल्कुल कमर कस के एक एक दिन जो हमने अपने इस 11 महीने का था उसको दिल्ली की जनता के लिए यूटिलाइज़ किया, उस पर काम किया, और वो सारे काम आज जब उसका क्रियान्वयन हो रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो वो दिखाई देने शुरू हुए हैं। आम आदमी पार्टी तो कहती है आप एक जगह से कूड़ा उठा के, वो कूड़े का पहाड़ एक जगह से उठा के दूसरी जगह फेंक देते हैं और अनप्रोसेस्ड कूड़ा होता है। देखिए, जिनको 11 साल का कार्यकाल मिला, आज वो बातें करें तो बड़ा अजीब सा लगता है। मैं ये कहूँ कि कूड़े के पहाड़ खड़े कैसे हो गए, कोई इस बात का मुझे जवाब दे। आज दिल्ली में रोजाना 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा जनरेट हो रहा है, और उस कूड़े को आपने कभी प्रोसेस ही नहीं किया। वो जमा होता रहा, तभी तो कूड़े के पहाड़ बने। कोई हमारे आने के बाद बने हैं क्या? हमने इनको प्रोसेस करना शुरू किया, हमने बायो माइनिंग शुरू करी, जो पहले 5,000 मीट्रिक टन पे होती थी, आज उसको हमने 30,000 पे लेके आए। डेली का, डे नाइट शिफ्ट में वहाँ काम चलता है। तो जो इनर्ट उसमें से निकलता है, जो आरडीएफ निकलता है या जो सीएनडी वेस्ट निकलता है, वो आप लो लाइन एरिया में डालते ही हैं। आज आप कहें कि जी ये कूड़ा डल रहा है, तो ये आपकी नासमझी है। इनर्ट को आप वहाँ से उठा के लो लाइन एरिया में डालते हैं, ये तो प्रोसेस आज का नहीं है, ये सालों से चल रहा है। पर आपके समय में ना तो बायो माइनिंग होती थी, ना इनर्ट निकलता था, ना वो कहीं जाता था। तो किराड़ी में डल नहीं रहा अभी, इनर्ट डल रहा है ना। डीडीए का लो लाइन एरिया था, वहाँ पे जो भी एजेंसी का लो लाइन एरिया होता है या नई सड़कें बनती है और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे यहाँ ये इनर्ट दे सकते हैं, तो हम इनर्ट वहाँ पहुँचाते। वो इनर्ट वहाँ से हटता है तभी तो आपको बाकी का कूड़ा प्रोसेस करने की जगह मिलती है। अदरवाइज कैसे ये कूड़े के पहाड़ हाफ हाइट पे रह गए हैं, कैसे ये कम होते? 1 साल के इस कार्यकाल में जिस तरीके से हमने 30-30 हज़ार मीट्रिक टन कूड़े को प्रोसेस किया, तो ये नहीं हो पाते। तो ये कब तक खत्म हो जाएंगे कूड़े के पहाड़, कितने साल? मैं दिल्ली की जनता को और आपको इस बात को कहना चाहती हूँ कि ये साल 2026 में हम 2 कूड़े के पहाड़, ओखला और भलसवा पे बहुत ही
शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल के आखिरी तक इन दोनों कूड़े के पहाड़ों का लीगेसी वेस्ट हम ख़त्म कर पाएंगे। और गाजीपुर का जो लैंडफिल साइट है उसे हो सकता है कि और 2 साल लगे, परंतु इस पूरे कूड़े का जो दिल्ली में जितना कूड़ा जनरेट होता है 100% वो प्रोसेस हो जाए। तो उसके लिए जो नए प्लांट बनाने हैं उसको दिल्ली सरकार बन रही है, जितनी कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए उसको हम डेवलप कर रहे हैं। और हर एक एक्सपेक्ट जो वहाँ पे आपका लीगेसी बनता था उसको अलग अलग सेग्रीगेट करके हम काम कर रहे हैं। अब बताइए मुझे कि इतने साल पिछली सरकारें रही, 15 साल की कांग्रेस की सरकार और 11 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार, क्या कभी किसी ने बायोगैस प्लांट लगाने की नहीं सोची? क्या उनमें काम किया? आज हजारों टन काउडंग जो है वो शहर में जनरेट होता है, कहाँ जाता है? नालों में, नालियों में और फिर यमुना जी में। क्या ज़रूरत नहीं थी इस शहर को जहाँ पे हजारों मवेशियों और वहाँ पे आपको बायोगैस प्लांट लगाने की? क्यों पहला बायोगैस प्लांट हमारे टाइम पे आकर के हमने शुरू किया? अब हम और भी जो हमारी रिक्वायरमेंट है इस दिल्ली शहर की कि कम से कम 1500 टन गोबर को हम प्रोसेस कर पाए, उसकी रिक्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं, उसके प्लांट लगा रहे हैं। तो ये जो सीवेज लाइन जो सीधा यमुना जी में जा रही है, तो इनको अनप्रोसेस्ड जो है सीधा जा रही थी अब Exactly. तक। तो अब कितने ऐसे वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स आपने बनाए हैं ताकि ये अनप्रोसेस्ड वेस्ट जो है यमुना जी में ना जाए? अभी हमने 600 टन गोबर को प्रोसेस करने के लिए प्लांट जो है, एक हमारा शुरू हो गया 200 टन का, बाकी के 400 टन के हमारे इन प्रोसेस हैं, बन रहे हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे इस साल के आखिरी तक। और इसके अलावा और हम 800 टन के लिए नए प्लांट के लिए जगह हमने आइडेंटिफाइड कर लिया है। वो गोबर बायोगैस प्लांट जो हैं वो हम शुरू करेंगे। इसी तरीके से दिल्ली शहर का जितना ई वेस्ट है उस सारे ई वेस्ट को भी प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि आप दिल्ली शहर को क्या मालूम है कि हमारा ई वेस्ट कहाँ जा रहा है? जब वो जलाया जाता है अनऑथराइज तरीके से सीलमपुर इत्यादि के क्षेत्र में, गाजियाबाद जा कर के, तो वो कितना पोल्यूशन करता होगा सोचिए आप। पहला दिल्ली का ई वेस्ट प्लांट जो है वो ओलंपिक कला में जब शुरू हो तो पूरी दिल्ली शहर का ई वेस्ट जो है वो वहाँ प्रोसेस हो सके। तो अभी डंपिंग नहीं होगा उसका? डंपिंग नहीं होगा, वो सारा वहाँ जा पाएगा और वहाँ से वो प्रोसेस होगा, तो ना पॉल्यूशन होगा और ना ही ई वेस्ट जो है आपका यहाँ वहाँ गलत तरीके से जलाया जाएगा। मैं एयर पोल्यूशन पे वापस आती हूँ। हम सबको बताया गया था कि पराली जलाने से इट्स बिगिंस फ्रॉम दैट इन अक्टूबर और उसके बाद इट कंटिन्यूज ऑल थ्रू। लेकिन इस बार तो हद ही कर दी है एयर पोल्यूशन ने, मतलब जनवरी में जाके भी 3 डिजिट फिगर्स में पोल्यूशन हो रहा है। तो फिर व्हाट इज द सोल्यूशन? ये एक तरफ कह रहे हैं कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, दिल्ली एक कटोरी की तरह है, हर जगह का पोल्यूशन यहीं पे आएगा, तो देयर इज नो सोल्यूशन। क्या टेक्नोलॉजी इसके लिए सोल्यूशन है? क्या आप क्या समझती हैं कि इसका हल सिर्फ टेक्नोलॉजी से निकलेगा? कैसे निकलेगा इसका हल? जो मैंने बताया कि एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच के साथ जब हम बढ़ेंगे, जब हम हवा, पानी, धूल सब पे काम करेंगे, जब हम अपने ट्रांसपोर्ट को पूरी तरीके से एमिशन फ्री पे लेकर के आएंगे, जब हम अपनी जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उसको ठीक कर पाएंगे, जब हम अपने दिल्ली शहर में बेहतर प्लांटेशन कर पाएंगे, अच्छे ऑक्सीजन गिविंग पेड़ लगा पाएंगे। अभी क्या है, आप पूरे शहर में आप देखिए सफ़ेदे के पेड़ मिलेंगे, कीकर इत्यादि के पेड़ मिलेंगे, कहाँ पे अच्छा फॉरेस्टेशन कहाँ है? आज हमने पूरा उसका फॉरेस्ट को नोटिफाई पहली बार दिल्ली सरकार में जो हुआ है वो हमारे कार्यकाल में हुआ है। आज हमने 4200 हेक्टेयर ज़मीन को जो फॉरेस्ट की है उसको नोटिफाई किया। नए फॉरेस्ट बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। ये सारे वो काम हैं, जितनी भी दिल्ली शहर की वाटर बॉडीज़ थी उसको रिवाइवल करना, ये सब पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। आज आपका ट्रांसपोर्टेशन में जितना एमिशन है उसको ख़त्म करने के लिए काम करना है, आपको अपने व्हीकल्स को फिटनेस पे काम करना है, आपको इंटर स्टेट कनेक्टिविटी जो है उस पे आपके बेहतर सॉल्यूशन पे काम करना है। ये सारे वो काम हैं जो दिल्ली शहर को करने हैं और हमने उसको प्लान तरीके से अब उस पर काम शुरू किया है। समय आने के साथ इसके रिज़ल्ट भी दिखाई देंगे। बेहतर आप यहाँ पे प्लांटेशन करेंगे, जब बेहतर डस्ट मिटिगेशन करेंगे, नई मशीनरी से आप स्वीपिंग जो है उसके लिए मैकेनिकल स्वीपिंग पे हम जा रहे हैं। हमने MCD को उसके लिए असिस्टेंस दिया है 2300 करोड़ रुपए का। हमने दिल्ली सरकार से भी नई मैकेनिकल स्वीपिंग की मशीनें, लिटर पिकर हम खरीद रहे हैं, ताकि वो सारा के सारे दिल्ली शहर में जो भी चीज़ें
जो होनी चाहिए थी या जो समाधान आज सरकार को समझ में आ रहे हैं, इवन जो इनोवेटिव आइडियाज़ यूथ के हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उन सब को हमने आमंत्रित किया। जितने भी एक्सपर्ट हैं उन सब से हमने बातचीत की और हर एक पॉसिबल समाधान पे दिल्ली सरकार काम कर रही है। और मैं ये समझती हूँ कि ये रिज़ल्ट भी दिल्ली के लोगों को ज़रूर दिखाई देंगे। जो एफ़र्ट्स हैं उसमें जनता भी अपने एफर्ट्स लगाएगी, सरकार भी अपने काम करेगी और मिल करके हम दिल्ली को बेहतर हवा और पानी दे पाएंगे। अभी हाल ही में आप झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी के लोगों के साथ बैठ के और आप उन्हें खाना परोस रही थी, खिला रही थी, तो फिर उसी वक्त ट्वीट्स आ गए थे कि ये तो फोटो ऑप कर रही हैं। अपने मुख्यमंत्री निवास पे झुग्गी के लोग आना, उनको खाना खिलाना तो आप कर लेते भाई। आपके तो शीश महल में कोई अंदर भी नहीं जा सकता था, आपके विधायक तक अंदर नहीं घुस सकते थे, आपके मंत्री नहीं पहुंच सकते थे, अधिकारियों को आप मार पीट के भगा देते थे, आपकी राज्यसभा की सांसद जो महिला थी उसको आप बदतमीजी करते थे। हमने इस कदर इस लेवल पे तो कम से कम शासन प्रशासन को लेके आए कि मुख्यमंत्री निवास में कोई झुग्गीवासी भी जा सकता है, खाना खा सकता है, लंच पे बैठ सकता है, मुख्यमंत्री अपने हाथ से खिला सकती है, फ़ोटो खिंचा सकती है। आप लेके आते ना, आपने कब इस माहौल में दिल्ली को छोड़ा कि आपसे कोई बात कर सकता, आपके ऑफिस पहुंच सकता, आप जन सुनवाई करते? आप बताइए ना। आज जो मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली है, फुल टाइम मुख्यमंत्री मिली है, फुली अकाउंटेबल है, आपकी तरह का नहीं है पब्लिसिटी वाली, पोस्टर्स वाली। आज हम काम कर रहे हैं, हर वर्ग के बीच में जाके काम कर रहे हैं, महिलाओं में, युवाओं में, झुग्गी में। आज उसके कामों का इनॉग्रेशन करने के लिए झुग्गी वासियों को खुद मैंने अपने रेजिडेंस पे गणतंत्र दिवस वाले दिन बुलाया लंच पे और उनके हाथों से उन सारे कामों का शिलान्यास करवाया। तो ये मेरे और दिल्ली वासियों के बीच का एक बॉन्डिंग है जो आप कभी नहीं कर पाए। ये बात तो ज़रूर आपको समझनी पड़ेगी। आज आप बेरोज़गार हो गए हैं, आपको कहने सुनने के लिए कुछ है नहीं, तो सारा दिन रेखा गुप्ता को ही देखते रहिए। रेखा गुप्ता क्या कर रही है, रेखा गुप्ता खाना खिला रही है, रेखा गुप्ता अपने घर बुला रही है। तो ये तो अब समस्या उनकी है ही ना। उनको लग रहा है कि ये काम हमने पहले क्यों नहीं कर लिए, तो शायद हमें दिल्ली की जनता बाहर का रास्ता ना दिखाती। रोज़ आपके खिलाफ ट्वीट्स होते हैं, ट्रोलिंग होती है, आप वो कैसे संभालती हैं आप जब आपके अगेंस्ट होता है तो? देखिए, दो तरह की ट्वीट्स या सोशल मीडिया पे पोस्ट होती है, एक कंस्ट्रक्टिव और एक ऐसे जो बेरोज़गार नेता लोग करते हैं। जो कंस्ट्रक्टिव सजेशंस होते हैं, उन लोगों के सुझाव, लोगों की बातचीत होती है, उसको मैं बड़े पॉजिटिवली लेती हूँ। मुझे लगता है कि दिल्ली शहर जो कि एक बड़ी जनसंख्या वाला है, तो लोग अपनी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से जब पहुँचाते हैं, कोई कमी बताते हैं, तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। पर ये वो लोग हैं जो अपने समय में कुछ नहीं कर पाए, वो उनके एमएलए जो आज हार गए, वो अपना वार्ड भी नहीं जीत पाए हैं। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ, वार्ड तक में भी जनता ने उन्हें नकार दिया, और वो जब उचक उचक के पूछते तो ज़रूर मुझे हंसी आती है कि भाई कुछ और काम खोज लीजिए। पंजाब में भी आपने जनता को बेवकूफ़ बनाने का जो काम शुरू किया है, वहीं पे कुछ और काम कर लीजिए। जनता ने अभी फ़िलहाल मौका दिया है। दिल्ली अब सुरक्षित हाथों में है और दिल्ली की सरकार पूरी तरीके से दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही है, उनकी चिंता कर रही है, इसलिए ज़्यादा आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। आपने शीश महल का जिक्र किया, उसका स्टेटस क्या है अब? आपकी पार्टी ने तो कहा था इलेक्शन के बाद हम खोल देंगे, सारी जनता आ जाएगी, देख सकते हैं कि क्या हुआ। शीश महल कैसे था, खोला क्यों नहीं अभी तक? देखिए, जिस घर को, मुख्यमंत्री घर को शीश महल कहा जाता है, उस शीश महल बेसिकली पब्लिक मनी का जो गलत उपयोग हुआ, आपने किस तरीके से झुग्गी वासियों को घर नहीं दिया।